हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सभी लोगों को क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसी क्रम में आज फ्रेंड्स हम सभी लोग इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नंबर 33 अटेंड करेंगे और आज भी मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। तो प्लीज़ आप अंत तक बने रहें, मेरे साथ आंसर करने का प्रयास करें। आपको ज़रूर से ज़रूर बहुत अच्छे अच्छे और नए नए पॉइंट्स सीखने को मिलेंगे और पुरानी चीज़ों का रिवीजन तो होता ही रहता है। तो चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द चीफ पर्पस ऑफ इंटरल्यूड्स। आपको पता है इंटरल्यूड होते थे, तो आपको ध्यान होगा जब ड्रामा का डेवलपमेंट होता है तो आप देखते हैं मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, मिराकल प्ले, फिर इंटरल्यूड का सेंस आता है, फिर ट्रेजी कॉमेडी, कमिक रिलीफ, ओके, ट्रेजिडी, ये सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इंटरल्यूड क्या होता था, तो इसको याद रखना है फ्रेंड्स कि ये सैंडविच के समय पे, जैसे अभी ब्रेक मिलता है वैसे जब सैंडविच खाया जाता था तो उस दौरान इंटरल्यूड वगैरह प्रस्तुत कर दिया जाता था। तो एक प्रकार से ब्रेक आप कह सकते हैं। तो इसका चीफ पर्पस क्या होता था, आप देखेंगे ऑप्शन कैथारिसिस, डिडैक्टिसिज्म या अम्यूजमेंट या ट्रेजिक फ्ला। कैथारिसिस आप जानते हैं फुल ऑफ पिटी एंड फियर और डिडैक्टिसिज्म मतलब शिक्षात्मक यानी मोरल लेसन, अम्यूजमेंट मीन्स मनोरंजन, ट्रेजिक फ्ला मीन्स आप जानते हो एरर ऑफ जजमेंट। तो बताइएगा क्या करेक्ट होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट हैं। ओके, तो डिडैक्टिसिज्म नहीं होगा, अम्यूजमेंट होगा, इसको याद रख सकते हैं आप। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, रोमांटिक मूवमेंट हैड इट्स एंटीसीडेंट्स इन। बताइएगा रोमांटिक मूवमेंट को अपना कह सकते हैं अतीत, पूर्वज, पुरखे या शुरुआत कहाँ से मिलती है। ऑप्शन देख लें। पहला ऑप्शन है 15th सेंचुरी बैलेट से, या द पोएट्री ऑफ चौसर से, या शेक्सपियरियन कॉमेडी से, या बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज से। बताइएगा रोमांटिक मूवमेंट को अपना पूर्वज या अपनी पुरानी चीज़ें या पुरानी शुरुआत कहाँ से मिलती है। आपको ऑप्शन देख के कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट एग्जैक्ट ऑप्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बताइएगा चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सभी फ्रेंड्स ध्यान रखें, फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा, इस पर भी हम सभी पहुंचेंगे। तो देखिएगा रोमांटिक मोमेंट को अपना, रोमांटिक क्या था, रोमांटिक मोमेंट मीन्स परिवर्तन, हर चीज़ में चेंजेस आने लगे। ओके, तो आप देखते हैं कि रेनेसेंस आया, रिफॉर्मेशन आया, रोमांटिक मूवमेंट आया, तो हर चीज़ में परिवर्तन, प्रकृतिवादी विचारधारा, ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, यानी मानव को मानव समझा जाने लगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें हम सभी को 15th सेंचुरी बैलेट से ही मिल जाती हैं, जो बाद में हम सभी देखते हैं कि 1798 ईस्वी में लिरिकल बैलेट का जब पब्लिकेशन एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ लाते हैं तो रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। बट यहाँ पे आपको मिल रहा है रोमांटिक मूवमेंट को अपना अतीत या अपना पूर्वज कहाँ से मिला, तो 15th सेंचुरी बैलेट। ओके, तो आप पहले ऑप्शन में और डी ऑप्शन में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, अ मालाशियस इम्प्लीकेशन इज नोन एज। बताइएगा मैलेशियस इम्प्लीकेशन को क्या कहते हैं, सटायर कहते हैं, या क्रिटिसिज्म कहते हैं, या इन्यूंडो कहते हैं, या क्या बोलेंगे आप, ज़्यूग्मा कहते हैं। बताइएगा इसको कौन सा करेक्ट किया जाए। मालाशियस इम्प्लीकेशन बताएंगे। घुमा फिरा कर बातें करना, अन्य के माध्यम से बातें करना, वक्रोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इन्यूंडो, ये अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आज फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कुछ जो है, और आज मैंने बहुत अलग से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, जिसमें आपको मतलब आप राइटर से रिलेटेड आज कम मिलेंगे क्वेश्चन, मिलेंगे ऐसा नहीं है, बट अलग अलग चीज़ें और अभी हर चीज़ हर पहलू को टच करने की आज मैंने कोशिश की है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, टर्म्स वगैरह से आज मैंने ज़्यादा क्वेश्चन डाले हैं, तो आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। ओके, क्योंकि सब पार्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सिर्फ राइटर को ही पढ़ करके एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन करेक्ट है। ज़्यूग्मा एक आपको नया फिगर ऑफ स्पीच मिल रहा है। ज़्यूग्मा बहुत आसान सा है। ये क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक वर्ब दो नाउन से रिलेट करेगा और वो दोनों नाउन एंड से होंगे, एड। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, अगर आप इसको लिखें, ही टुक हिज हैट एंड हिज लीव। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिज हैट हिज लीव एंड से जुड़ रहा है और इन दोनों के लिए टुक वर्ब आया है। ओके, एक वर्ब दो नाउन से जुड़े तो ज़्यूग्मा होता है। जैसे अगर जाउंड कह दें तो गॉड्स वाउंड, इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। यूफेमिज्म में होता है और ज़्यूग्मा में आपको याद रखना पड़ेगा एक वर्ब दो नाउन। ओके, तो हिज हैट यानी अपना हैट भी लिया, छुट्टी भी ली, तो लिया दो चीज़ें, छुट्टी और हैट, दैट इज कॉल्ड ज़्यूग्मा। ओके, आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सप्रेशन और ओमिशन ऑफ अ पार्ट ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड, बताएंगे। दबाव डालना या किसी जो है वर्ड के किसी पार्ट को हटा देना, या किसी सेंटेंस में ही किसी वर्ड को स्किप कर देना, उसको आप फिर भी अर्थ स्पष्ट हो, याद रखिएगा, अर्थ स्पष्ट होगा, मीनिंगफुल होगा, तो उसको क्या कहेंगे? इलिप्सिस कहेंगे, इल्यूजन कहेंगे, सप्रेशन कहेंगे या थेइस्ट कहेंगे, बताइएगा। सप्रेशन और ओमिशन ऑफ पार्ट ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड, क्या करेक्ट करना चाहेंगे आप? ए ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। इसको हम सभी बोलते हैं पदलोप। ओके, यानी कि आप वर्ड ही हटा दें। अगर आप उदाहरण के तौर पे देखना चाहें, जैसे अगर आपको कहना हो मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं जा सकता, तो आप ऐसे बोलेंगे ना, आई वॉन्ट टू गो बट आई कैन नॉट गो, या आई कांट गो, आप इस तरह से बोलेंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप किसी वर्ड को हटा दें, जैसे आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट, ठीक है, आई कांट, फुल स्टॉप आप कर दें, तो आपने सीधा सीधा जो गो था, गो को आपने हटा दिया, फिर भी आपका मीनिंग कंप्लीट है। मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं जा सकता, आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट, आपने मीनिंग भी कंप्लीट कर लिया और एक वर्ड भी हटा दिया, तो ये इलिप्सिस होता है। ओके, याद रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, सप्रेशन नहीं होगा, इल्यूजन भी नहीं, और थेइस्ट मतलब होता है आस्तिक, तो आप जानते हैं। ओके, आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इमेंसली इन्फ्लुएंस्ड द हीरोइक ट्रेजेडी, बताइएगा। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इमेंसली इन्फ्लुएंस्ड द हीरोइक ट्रेजेडी, रोमियो एंड जूलियट, ट्वेल्थ नाइट, ओथेलो और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, बताएंगे, क्या करेंगे आप? हीरोइक ट्रेजेडी को ध्यान रखिएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। रोमियो एंड जूलियट आप देखते हैं कि ये भी एक प्रकार का रोमन प्ले भी है, ट्रेजेडी भी है। ट्वेल्थ नाइट ये आप जान रहे हैं कॉमेडी है, ओथेलो ट्रेजेडी है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा रोमन प्ले है और एक प्रकार से ये ट्रेजेडी भी बनता है, तो यही आपका करेक्ट है, डी। अब आपको रिलेट करें, क्वेश्चन में सीधा ना पूछ के उल्टा पूछा है, या कह सकते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। हीरोइक ट्रेजेडी का संबंध रेस्टोरेशन एज से है। रेस्टोरेशन एज में एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा को ही बेस मान करके जॉन ड्राइडन ने ऑल फॉर लव लिखा था। अब यही क्वेश्चन आप सीधे ड्राइडन से रिलेट करके ना क्वेश्चन में दे करके हीरोइक ट्रेजेडी दे दिया, तो आपका एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा रेस्टोरेशन एज में ऑल फॉर लव, जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखा था जॉन ड्राइडन ने, ये आपका एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इसका सोर्स बना था। आई होप समझ पा रहे होंगे आप सभी फ्रेंड्स। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। नेम द इमेंसली पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री इन 15th सेंचुरी, बताइएगा 15th सेंचुरी में कौन सा फॉर्म पॉपुलर था। अभी इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन भी ऊपर किए हैं, ऑप्शन देख लें। एलिगरी, एपिक, बैलेड और लिरिक, क्या कंप्लीट करेंगे आप? बैलेड, बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट हैं। अभी आपको मिला ना कि जो है 15th सेंचुरी बैलेड रोमांटिक एज का जो है एक एंसेस्टर या एंसेडेंट साबित हुआ, तो बैलेड करेक्ट होगा, 15th सेंचुरी बैलेड।
क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स डिड नॉट अप्रूव द ट्रेजी कॉमेडी। बताइएगा इसमें से कौन ऐसा क्रिटिक है जो ट्रेजी कॉमेडी को अप्रूव नहीं किया था। अरिस्टोटल कहेंगे आप, या लॉन्गिनियस कहेंगे, दांते कहेंगे, कि फिलिप सिडने कहेंगे। बताइएगा कौन ऐसा था जो ट्रेजी कॉमेडी को प्रेफरेंस नहीं देता था या ट्रेजी कॉमेडी को मानता ही नहीं था। बताइए। बिल्कुल ए ऑप्शन वाले विद्यार्थी करेक्ट जा रहे हैं। अरिस्टोटल जिनकी बुक का नाम है पोएटिक्स, और सेम प्लेटो हैं जिनकी बुक का नाम रिपब्लिक है। तो अरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में आपने देखा है कि प्लॉट, कैरेक्टर एंड डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल और थॉट, ये 6 प्रकार के एलिमेंट आप ड्रामा बताए हैं। और इन्होंने कैथारिसिस, अमार्सिया, एनाग्नोरिसिस, पेरिपेटिया, ये जो है 4 शब्द भी दिए हैं। तो सारे शब्द ट्रेजेडी से रिलेटेड हैं। यही अरिस्टोटल ही हैं जो ट्रेजी कॉमेडी का अस्तित्व नहीं मानते हैं। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। टू स्पोकन और रिटन वॉवेल्स प्रोनाउंस्ड इन 1 सिलेबल, उसको क्या कहेंगे? कोलोक्वलिज्म कहेंगे, आर्काइक कहेंगे, डिप्थोंग कहेंगे, कि मोनोप्थोंग कहेंगे। बताइएगा। फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़े हैं ना बच्चे आप सभी? आई होप पढ़े होंगे। तो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में आप देखते हैं कि मोनोथोंग होता है, मोनोप्थोंग, डिप्थोंग। तो जब एक वावेल और एक ही उसका उच्चारण होता है तो वो मोनोप्थोंग होता है। 2 वावेल एक उच्चारण करता है तो उसको डिप्थोंग कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर आपको अ बोलना है तो आप ए और यू को मिला करके अ बोल देते हो, तो एक वावेल आओ, ठीक है। तो आओ एक वावेल में एक मतलब स्वर के उच्चारण में 2 वावेल मिलकर के एक बनाए तो ये डिप्थोंग कहलाता है। और अगर जैसे आ है तो ये अ लिखे और आ एक ही वावेल से एक ही उच्चारण निकल गया तो मोनोप्थोंग है। और 2 वावेल जैसे आई है तो ए आई आपको करके आई लिखना पड़ा, तो ये 2 वावेल एक जो है उच्चारण बनाए तो उसको डिप्थोंग कहते हैं। अब कोलोक्वलिज्म लोकल लैंग्वेज होता है, वर्नाकुलर होता है, या आप देखते हैं, ठीक है। तो ये कोलोक्वलिज्म लोकल लैंग्वेज आप कह सकते हैं। ऐसे एक वर्ड लिंगुआ फ्रैंका होता है जो 2 भाषाओं के बीच का एक माध्यम बनता है। जैसे अगर आपको हिंदी आती है, मुझे तमिल आती है, तो हम दोनों बातें कैसे करेंगे? तो अंग्रेजी हम दोनों का लिंगुआ फ्रैंका बनेगा, ठीक है। आपको जो है हिंदी नहीं आती, मुझे तमिल नहीं आती, लेकिन हम दोनों को इंग्लिश आती है, तो ये हमारा जो है लिंगुआ फ्रैंका एक वर्ड है। इसको याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आ सकता है, तो इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ जाएंगे। विच टर्म इज यूज्ड फॉर द ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश मेड बाय एन ऑथर ऑफ हिज ओन वर्क्स इन हिज मदर टंग, इसको क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। विच टर्म इज यूज्ड फॉर द ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश मेड बाय एन ऑथर ऑफ हिज ओन वर्क्स, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि कोई अपने ही रचना को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है अपने मदर टंग से, तो उसको क्या कहेंगे आप? ऑप्शन देख लें। ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, या ट्रांसक्रिएशन कहेंगे, ट्रांसफर्ड लिटरेचर कहेंगे, या ट्रांसलेशन कहेंगे। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? इसको याद रखिएगा दोस्तों कि ये ट्रांसलेशन आंसर नहीं होगा। बहुत सारे फ्रेंड्स ट्रांसलेशन को ही कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे आप कहते हो अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना, लेकिन याद रखिएगा किसी की रचना को आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्वयं की रचना को इंग्लिश में जब करते हैं तो उसके लिए ये वर्ड बना है ट्रांसक्रिएशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बी वाले फ्रेंड्स 1 नंबर आपका बन गया। देखिएगा किसी वही राइटर अपनी ही रचना को इंग्लिश में कन्वर्ट करे। जैसे आप देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी गीतांजलि को खुद ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ओके, बाद में तो आपको पता है प्रीफेस इसका W.B. Yeats लिखे थे, लेकिन पहले तो उन्होंने ही ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो ये क्या कहलाएगी? ट्रांसक्रिएशन ये विधा कहलाएगी। ओके, ट्रांसलेशन नहीं। ट्रांसलेशन तो आप किसी का कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी शोज कॉन्स्पिक्यूअस इन्फ्लुएंस ऑफ, बताइएगा कॉन्स्पिक्यूअस इन्फ्लुएंस ऑफ किसका जो है प्रभाव दिखता है थॉमस किड पर, थॉमस किड के स्पेनिश ट्रेजेडी पर?
तो इसका एक जो है सब टाइटल भी याद रख लें फ्रेंड्स। आप जानते हैं स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस किड के द्वारा लिखी गई है, जो हैमलेट का सोर्स भी बना था। और याद रखना पड़ेगा आपको ये चीज़ कि यूनिवर्सिटी विट से थे थॉमस किड, ओके। और ये स्पेनिश ट्रेजेडी का एक सब टाइटल भी है, तो इसको याद रखिएगा, ओके। हेरोनियम, ठीक है ना, हेरोनिमो, ये इसका सब टाइटल है। HIERONIMO, ये स्पेनिश ट्रेजेडी का सब टाइटल है। ये लिखा गया था, तो याद रखिए इट वाज रिटन बिटवीन 1582 एंड 1592, याद रखिएगा 1582 से 92 के बीच में लिखा गया था। और इसका पहला परफॉर्मेंस 1587 में हुआ था, ओके। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो सिनेका मॉडल पर आधारित है ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिनेका मॉडल पर ट्रेजेडी आधारित है। अरिस्टोटल, होमर, वर्जिल आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज एक्सप्रेस्ड मोस्ट स्ट्रांगली इन। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स सिगमंड फ्रायड का है, आपको ध्यान है। इसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का प्रयोग हैमलेट में भी किया गया है। मतलब एक जो बच्चा होगा वो अपने माँ के प्रति अट्रैक्टिव हो जाता है, तो उसके लिए पॉजेसिव हो जाता है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स यूज़ हुआ है। और आप ऑडिपस नाम की एक रचना है, आप जानते हैं, उसमें बहुत डीपली अगर आप पढ़ेंगे तो ऑडिपस की कहानी को जान पाएंगे कि वो जानता ही नहीं था कि वो अपनी माँ से ही शादी करने वाला है। जब उसको पता चलता है तो अपने आप को अंधा कर लेता है। इस तरीके की कहानी है। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स वहीं से उठाया गया है, सिगमंड फ्रायड ने इसको किया था। ये मतलब आप देखते हैं ना कि कोई भी जो है बच्चा होता है वो अपनी माँ के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, अपनी माँ की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है, और बेटियाँ पिता की तरफ झुकाव रखती हैं। तो ये आपका ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा ग्रंथि, ये सब आपने जो है मनोविज्ञान में भी पढ़ी है, और नेट की प्रिपरेशन करेंगे तब भी आपको ये मिलेगा टर्म। तो यहाँ पर सन्स एंड लवर इसका उत्तर होगा, ओके। सन्स एंड लवर जो कि DH लॉरेंस का है, 1913 में इसको लिखा गया था, पब्लिश करवाया गया था। और प्राइज एंड प्रेजुडिस आप जानते हैं जेन ऑस्टन का है। ठीक 100 साल पहले 1813 में इन्होंने, जेन ऑस्टन ने इसको पब्लिश करवाया था। और जेन ऑस्टन 1775 में लैम्ब जब जन्मे तब ये भी जन्मी, और 1817 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ओके। और बाकी डेविड कॉपरफील्ड ग्रेट एक्सप्रेशन आप जानते हैं, एक्सपेक्टेशन की चार्ल्स डिकेंस का है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द 17th सेंचुरी वॉज मार्क्ड बाई द डाउनफॉल ऑफ। बताइएगा 17वीं शताब्दी में किस चीज़ का पतन निश्चित होता है। तो बताइएगा रोमांटिसिज्म का, कि क्लासिसिज्म का, कि रेनेसेंस स्पिरिट का, कि सूडो क्लासिसिज्म का। बताइएगा 17th सेंचुरी की बात हुई है, आपको बहुत ध्यान से प्रश्न देखना पड़ेगा, ओके। बताइएगा। देखिएगा आपको क्या याद रखना पड़ेगा। 17th सेंचुरी की अगर आप याद रखें तो आप देख पाते हैं कि 16 में मोनार्की रीस्टोर होती है, तो 17वीं शताब्दी चल रही है। और ये आपका आप देखते हैं कि 1798 तक नियो क्लासिकल एज, जिसको सूडो क्लासिकल एज भी कहते हैं, नियो क्लासिकल एज भी कहते हैं, यहाँ पर जो है क्लासिसिज्म फिर से अपनाने की कोशिश की गई। इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि रोमांटिसिज्म को का घटाव हुआ, ये करेक्ट होगा। और क्लासिसिज्म और सूडो क्लासिसिज्म, नियो क्लासिसिज्म का उत्थान हुआ, रोमांटिसिज्म का पतन हुआ, और रेनेसेंस स्पिरिट का भी जो है समापन हुआ। तो रोमांटिसिज्म यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। आप देख पाते हैं कि रेनेसा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रोमांटिसिज्म था। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जब मोनार्की रीस्टोर हुई तो फिर जो है आप देखते हैं कि प्यूरिटनिज्म, कैथोलिज्म और थिएटर वगैरह का फिर से मतलब जो है वापस बढ़ा, और पुरानी चीज़ों को फिर से रिवीजन करने की कोशिश की गई, क्लासिकल लिटरेचर को फॉलो करने की कोशिश की गई, बट ना सही से फॉलो कर पाए और ना ही अपनी विधा कुछ विकसित कर पाए। तो इसीलिए इसको नियो क्लासिकल या सूडो क्लासिकल का एज कहा गया। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। लिटरेचर एंड डोगमा, ये किसकी रचना है पहले तो आप यही बताएं। 1873 में इसको पब्लिश करवाई गई थी लिटरेचर एंड डोगमा। और फिर बताना है कि यहाँ पर किसको किसको
डील करता है। ये मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना है, बिल्कुल सही। आप सभी याद रखिएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना है। इसमें लिटरेचर एंड डोगमा में आपको याद रखना पड़ेगा पोएट्री एंड किसकी बात हुई है, रिलीजन की। ओके, ये क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण हो सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पोएट्री एंड रिलीजन की बात हो रही है लिटरेचर एंड डोगमा में 1873 में बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। ओके, देखेंगे अगला क्वेश्चन। ब्लैक डेथ वाज अ लिटरेरी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, अ सोशल मूवमेंट, अ टेरिबल प्लेग ब्रिंगिंग पॉवर्टी एंड अनरेस्ट, या आ रिवोल्ट अगेंस्ट एडवर्ड थर्ड। ब्लैक डेथ क्या था? ब्लैक डेथ, इट्स वेरी इजी, ब्यूबॉनिक प्लेग, ब्लैक डेथ। ओके, ये सब फैक्ट आपको मिल जाता है। ब्लैक डेथ जब प्लेग आया था, ओके, प्लेग इंग्लैंड में कई बार आता है। चौसर के समय में, एलिजाबेथन के समय में आप देखते हैं ना, फिर चार्ल्स सेकंड के समय में जब मोनार्की रीस्टोर हुई थी तब भी प्लेग आया था, और फिर थिएटर वगैरह बंद कर दिए थे 1665 के आसपास। ओके, तो इसको याद रखना पड़ेगा। प्लेग बहुत भयंकर एक महामारी थी जो कि इंग्लैंड में, यूरोप में पूरे फैली थी, बट इंग्लैंड का इतिहास हम सब पढ़ते हैं तो इंग्लैंड को ही याद रखना पड़ता है। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। द वार ऑफ रोजेस इज अ 30 ईयर स्ट्रगल बिटवीन द हाउस ऑफ, बताइएगा, दो घरानों के बीच की, दो खानदानों के बीच की लड़ाई थी। तो कौन कौन से थे? यार्क थे, ट्यूडर थे, या लैंकास्टर थे, लैंकशायर थे, या लैंकास्टर और सरे थे, या लैंकास्टर एंड यार्क थे? बताइएगा। ये बताइएगा रोजेस का क्या मतलब है, रोजेस क्या था? क्या गुलाब के फूल थे? मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, बट जो है कुछ नए विद्यार्थी भी जुड़ जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखें फ्रेंड्स। आपको कुछ नहीं घबराना है, बस बने रहना है। ये रोज़ एक सिंबल था, लाल गुलाब और सफ़ेद गुलाब का। दो खानदानों, दो घरानों के बीच की लड़ाई थी, राजघरानों की। तो आप देखते हैं कि वॉर ऑफ रोजेस। ओके, जब ट्यूडर डायनेस्टी आती है तो ये समापन होता है ट्यूडर डायनेस्टी के आने पे। और आप देख पाते हैं कि यहाँ पर हाउस ऑफ लैंकास्टर और हाउस ऑफ यार्क, लैंकास्टर का लाल गुलाब याद रखिए और यार्क का सफ़ेद गुलाब। तो लैंकास्टर बराबर लाल और यार्क का सफ़ेद, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, 30 वर्षों का ये युद्ध था। अगला देखेंगे 16वां क्वेश्चन। सीजर एंड क्लियोपेट्रा किसकी रचना है? आप देख पाते हैं एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा किसका है? तो आप देखते हैं विलियम शेक्सपियर का है। ऑल फॉर लव इस पर बेस्ड जॉन ड्राइडन का है। जूलियस सीजर कहें तो फिर से विलियम शेक्सपियर का है। बट सीजर एंड क्लियोपेट्रा किसने लिखा था? ऑप्शन देख लें, विलियम शेक्सपियर, थॉमस किड, जॉन ड्राइडन, या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। बताएंगे कौन सा करेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 16, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ओके, बिल्कुल सही। ये एक हिस्ट्री प्ले है। ओके, आप देख पाते हैं जब आप पढ़ेंगे जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को, तो ये अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि मुझे मुझे उस समय की इंग्लिश अब तक या मतलब पता है, मुझे शेक्सपियर के समय की इंग्लिश पता है। जब शेक्सपियर के समय में इंग्लिश के वर्ड थे वो वर्ड मुझे पता है, ठीक है, अब तक मुझे याद है, या उस समय तक के शब्द को मैं जानता हूँ, अपने स्टेटमेंट में लिखते हैं। ओके, तो ये सीजर एंड क्लियोपेट्रा ये लिखा गया 1898 में, याद रखिएगा, और 1899 में ये पब्लिश किया गया। ओके, तो याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, सीजर एंड क्लियोपेट्रा इट वाज हिस्ट्री प्ले, इट वाज रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आप देखते हैं 1925 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। आगे बढ़ जाएं। हु इंट्रोड्यूस्ड गाइनोक्रिटिसिज्म, ये क्या होता है भाई? कौन सा नया शब्द आपको मिल गया? गाइनोक्रिटिसिज्म क्या है? गाइनोकोलॉजिस्ट एक वर्ड था जो कि 2021 टीजीटी में पूछा गया था। बताइएगा, आपको सीधे ध्यान रखना पड़ेगा। अब की बार एनवीएस में भी जो है पीजीटी में मिजोगाइनिस्ट वर्ड आया था। ओके, तो मिजोगाइनिस्ट मतलब महिलाओं से हेट करने वाला। मिजो मने घृणा, गाइनो मने महिला, ओके, लेडी। तो गाइनो क्रिटिसिज्म मतलब, अब गाइनो मने महिला, तो आपको पता चल गया यहाँ पर किसने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। और वो अभी तक 81 वर्ष की हैं और जो है धरती पर मौजूद हैं। बताइएगा, अमेरिकन है। इतना सारा हिंट मैंने दे दिया, मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। एलेन शो वाटर, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन करेक्ट है, एलेन शो वाटर।
ये कहती हैं वोमेन एज अ राइटर। ओके, वोमेन एज राइटर्स मतलब महिलाएं भी लिख सकती हैं। आप देखते हैं कि महिलाओं को पहले लिखने का अधिकार इंग्लैंड में नहीं प्राप्त था, या कह सकते हैं आप कि महिलाएं उतना ज़्यादा मतलब महत्व नहीं महिलाओं को दिया जाता था। तो ये बहुत सी महिलाएं आप देखते हैं कि सूडोनिम ले करके लिखती थीं और पुरुषों का नाम अडॉप्ट करती थी। बाद में आप देखते हैं रोमांटिक एज में उभर कर आती हैं मैरी शैली, पीबी शैली की पत्नी और विलियम गॉडविन की बेटी। इधर आप देखते हैं चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर मैरी लैम्ब आती हैं उभर कर, जेन ऑस्टन उभर कर आती हैं। ओके, तो आप फिर देखते हैं आप, है ना, बहुत सारी महिला राइटर उपजी। लेकिन इसके पहले रोमांटिक एज के पहले आप देखते हैं कि उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। तो गाइनो क्रिटिसिज्म एक टर्म आया जिसका मतलब वोमेन एज अ राइटर, और ये एलन शोवाटर जो हैं ये 1941 में जन्मती हैं और अभी तक ये टिल नाउ अभी तक अलाइव हैं और ये 81 ईयर की हो चुकी हैं। ओके, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यही करेक्ट है। अरिस्टोटल के लिए तो आप जानते ही हैं थॉमस राइमर का है, ये भी आपका थॉमस राइमर का, और आपका ये मैथ्यू अर्नोल्ड टच स्टोन मेथड वगैरह के लिए जाने जाते हैं। तो आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। द वर्ड रोमांटिसिज्म हैड इट्स ओरिजिन इन। रोमांटिसिज्म को अपना अस्तित्व कहाँ पर मिल चुका था? अर्ली एजेस में, मिडिल एजेस में, मॉडर्न एज में या लेटर एज में? रोमांटिक वर्ड से बहुत सारे लोग प्यार मोहब्बत समझ जाते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा रोमांटिक बराबर हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढना, हर चीज़ में मतलब महत्व देखना। जैसे आप रोमांटिक एज में नेचर को एज ए पर्सन पर्सनिफाई किया जाने लगा, चिड़ियों से बातें की जाने लगी, नदियों को सुना जाने लगा, पर्वतों पठारों को इंसान की तरह समझा जाने लगा, मनुष्य को मनुष्य समझा जाने लगा। ये सब रोमांटिसिज्म है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड मैंने अभी आपको बताया ना 15वीं शताब्दी, तो आपको क्या याद रखना है? मिडिल एज। बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट हैं। एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से भले ही पूछा जा रहा है या जाता है, आपको अपना कॉन्सेप्ट कंफर्म रखना पड़ेगा। ठीक है, मिडिल एज को आप जानते हो क्या कहा जाता है? एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ओके, आप देखते हैं 1066 से लेकर के लगभग 1558 तक आप देखते हो। 1558 में आपको रानी एलिजाबेथ रानी बनती हैं, तो लगभग 1500 ही मान लो अगर आप, तो ये आपका ये सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लें। विच टर्म डिस्क्राइब्स बेस्ट द इंग्लिश नॉवेल ऑफ 1700 टू 1800, 1700 से 1800 के बीच जो भी मतलब नावल आए उस दौरान वो क्या कहलाए? सेंटिमेंटल स्कूल कहलाए, गोथिक स्कूल कहलाए, रिवोल्यूशनरी स्कूल कहलाए या ऑल ऑफ द अबव कहलाए? बताइएगा, क्या आप करना चाहेंगे करेक्ट? सेंटिमेंटल सिर्फ कर दिया जाए, गोथिक भी कर दिया जाए, या रिवोल्यूशनरी ही किया जाए, या ऑल ऑफ अबव विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताइएगा, व्हाट ऑप्शन विल बी सुटेबल? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बहुत बेसिक सा प्रश्न मुझे लगता है आपके लिए होगा ये। आप तो ऐसे हवा में इसको उड़ा देंगे चूँकि आप मेहनत कर रहे हैं। सेंटिमेंटल स्कूल, ये आप देखते हैं कि मतलब चीज़ों को फील किया जाने लगा। ओके, सेंटिमेंट का, सेंसेशनल का सबसे बढ़िया उदाहरण आपको जॉन कीट्स मिल जाएंगे। प्रकृति को फील करने लगे थे, वर्ड्सवर्थ मिल जाएंगे। गोथिक नावल आप देखते हैं कि गोथिक नावल मतलब किला वगैरह पे जो है कैसल में फिल्माया जाने लगा था। और रिवोल्यूशनरी नावल आप मतलब क्रांतिकारी भरा या मतलब क्रांतिकारी विचारधारा, पीबी शैली, लॉर्ड बायरन, ये सब इसी से रिलेटेड हैं। फिर आप देख पाते हैं 1700 से 1800 के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये सब आपका क्या कहलाएगा? तीनों विधाएं विकसित हो चुकी थी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। टू इर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। पहले तो आप हमको यह बताएं कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? गलती करना इंसान का काम है, क्षमा करना ईश्वर का काम। कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे आप? एंटीथेसिस। ओके, एंटीथेसिस, यहाँ फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है, याद रखिएगा। एक क्लॉज दूसरे क्लॉज का जस्ट अपोजिट, एंटीथेसिस। और ये आया कहाँ पर है? ऑप्शन देख लें, एसे ऑन मैन में, कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म में,
कि रेप ऑफ द लॉक में, कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में? किसको करेक्ट करना चाहेंगे? अलेक्जेंडर पोप को। और अलेक्जेंडर पोप की रचना का क्या नाम है? एसे ऑन मैन और एसे ऑन क्रिटिसिज्म, रेप ऑफ द लॉक, ये सभी इनकी रचना है। और ये इसका आंसर क्या करेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का? एसे ऑन क्रिटिसिज्म, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके, एसे ऑन क्रिटिसिज्म अलेक्जेंडर पोप का है, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। ओके, हीरोइक कपलेट आप जानते हैं, एम्बिक पेंटामीटर, और जो है जो राइमिंग स्कीम होगी वो जोड़े में बनेगी। और रेप ऑफ द लॉक मॉक इपिक है, एसे ऑन मैन भी आप देखते हैं, और गो एंड कैच फॉलिंग स्टार जॉन डन का है। ओके, तो अगला बढ़ जाएंगे, टेम्पेस्ट बताएंगे। द टेम्पेस्ट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ, टेम्पेस्ट किसका है? द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट मतलब तेज आंधी तूफान, ये विलियम शेक्सपियर का है। अब ये क्या है? बैलेड है कि ट्रेजेडी है कि एपिस्टल है और मास्क है? सॉन सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर माना जाता है ना, 1610-11 इसका जो है टाइम है। ये मास्क है टेम्पेस्ट, और इसको सॉन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है। सॉन सॉन्ग मतलब क्या? मतलब यहाँ पर अंतिम जो प्रचलित या चर्चित रचना होती थी वो क्या कहलाती थी? सॉन सॉन्ग कहलाती थी, SWANSONG। ठीक है, सॉन सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर, इट इज़ कॉल्ड मास्क, इट इज टेम्पेस्ट। ओके, रोमांस भी है। अगला देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22, शेक्सपियर से ब्रिटिश हिस्टोरिकल प्लेज वर बेस्ड ऑन, बताएंगे। विलियम शेक्सपियर का हिस्ट्री प्ले किस पर आधारित है? देखिए, प्लूटार्क लाइफ पर रोमन प्ले आधारित है, एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल कुछ नहीं है, होलेंशियट क्रॉनिकल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, और मार्टी डी आर्थर तो आप देखते हैं कि टेनिसन लेते हैं इडिल ऑफ द किंग वगैरह में, मार्टी डी आर्थर इनका। ठीक है, और मार्टी डी आर्थर इनका एक रचना भी है, पासिंग द आर्थर। तो क्या हो जाएगा? होलेंशियट क्रॉनिकल। क्वेश्चन नंबर 22, विलियम शेक्सपियर हैज़ द सॉबरक्विट एज, ये बताएंगे। सॉबरक्विट का मीनिंग क्या होता है? इपिथेट। ओके, उपाधि, दैट इज कॉल्ड सोबरक्विट। ओके, ये उपाधि क्या मिली है? मैन ऑफ लेटर्स मिला है उनको, या बार्ड ऑफ एवॉन, या सेंट ऑफ द चर्च, या फादर ऑफ ग्रेट ट्रेजेडी? बी ऑप्शन, बार्ड ऑफ एवॉन। क्वेश्चन नंबर 24, हेल गेट्स इन पैराडाइज लॉस्ट आर गार्डेड बाई, पैराडाइज लॉस्ट में जो नर्क का दरवाजा था वो सभी दरवाजों की रखवाली कौन करता था? बेल्ज़ेबब करता था, सिन एंड सेटन करता था, या सिन एंड डेथ करते थे, या राफेल करता था? बताइएगा, किसको आखिर तैनात किया गया था नर्क के दरवाज़ों पर पहरेदारी करने के लिए पैराडाइज लॉस्ट में? बताइएगा। बेल्ज़ेबब को नहीं, ये तो सेटन का सेकंड कमांड था, सेटन का सेनापति। सिन एंड सेटन ये तो पिता पुत्री थे, ये भी कलेक्ट नहीं होंगे। सिन एंड डेथ। ओके, सिन क्या होती है? ये सिन सेटन की अपनी बेटी होती है, और सेटन इनके साथ जो है रेप करते हैं, और जिसकी वजह से डेथ का जन्म होता है। तो सिन एक प्रकार से इनकी बेटी भी हैं, और डेथ इनका जो इलिजिटिमेट चाइल्ड है वो सेटन का बेटा भी है, और सेटन की बेटी सिन है। तो ये दोनों नर्क के दरवाजे की रखवाली करते हैं, सिन और सेटन। और राफेल जो है ये तो गॉड के तरफ के हैं, तो ये भी आंसर नहीं होंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। सिन और डेथ को ही ये पहरेदारी के लिए रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, द प्रिल्यूड वॉज रिटन इन, प्रिल्यूड किसका रचना है? देखिए, अगर अ प्रिल्यूड कहे तो DH लॉरेंस क्या है, और प्रिल्यूड्स कहे तो TS एलियट का है, और द प्रिल्यूड कहे तो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड को कब इसको कंप्लीट किया था? याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1805 में ये कंप्लीट हो गया था, बट पब्लिश हुआ है, जीरो को बाद में कर दें, 1850 में इनकी पत्नी मैरी हचिंसन के द्वारा। प्रिल्यूड का टाइटल ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड दिए थे,
पोएम टू कॉलरिज दिए थे, क्योंकि इनकी ऑटोबायोग्राफिकल है ये, और इन्होंने कॉलरिज को डेडिकेट किया था। बट इसका पब्लिकेशन 1850 में आफ्टर हिज डेथ कौन किया था? मैरी हचिंसन, जो इनकी वाइफ थी। 1802 में दोनों की शादी हुई थी। ओके, तो चलिएगा, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आए होंगे। क्लासेस कैसे लगी आप ज़रूर से ज़रूर लिखें। ओके, कोई भी आपको क्वेरी हो तो ज़रूर से ज़रूर बताएं, और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको क्लास चाहिए या किसी क्वेश्चन से लेकर के कोई डाउट हो तो बताएं। क्लास कैसी लग रही है वो भी लिखें और लाइक कर दें। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच।